बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 फ्लूइड डायनामिक्स को हमने स्टडी स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमारा जो नॉलेज है आई थिंक 7.2 नॉलेज है। और इस 7.2 नॉलेज में हमने इससे पहले 2 SLO डिस्कस कर लिए हैं और आज हमने लास्ट वाले जो हैं उनको डिस्कस करना है। जो थर्ड वन है, इसमें क्या है, डिस्क्राइब हाउ विस्कस फोर्सेस इन अ फ्लूइड काज अ रिटार्डिंग फोर्स। यानी हमारे पास जो विस्कस फ्लूइड होते हैं उनकी वजह से ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगती है, जिसे आप विस्कस फोर्स का नाम देते हो। तो चाहे यहां पे ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा हो या ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्लूइड मूव कर रहा हो, इन दोनों केसेस में यहां पे ये विस्कस फोर्स आती है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस SLO में हमने विस्कस फोर्स की अंडरस्टैंडिंग करना है। इसके बाद जो हमारा दूसरा SLO है, डिस्क्राइब सुपर फ्लूइडिटी, हमने सुपर फ्लूइडिटी को अंडरस्टैंड करना है। फ्लूइड तो सुना था, अब यहां पे सुपर फ्लूइडिटी क्या है ये हम देखेंगे यहां पे, और उसकी थोड़ी सी वजाहत भी आगे ब्रैकेट के अंदर। एज द स्टेट, ये एक ऐसी स्टेट है इन विच लिक्विड विल एक्सपीरियंस जीरो विस्कोसिटी। ये फ्लूइड की ऐसी स्टेट है जिसमें लिक्विड की विस्कोसिटी जीरो हो जाती है, लिक्विड की विस्कोसिटी जीरो होगी। और इसमें हमने स्टूडेंट जो है वो इस काबिल होने चाहिए कि इसकी जो इंप्लीकेशन है स्टेट की वो किस तरह की है, कि इसमें होता क्या है। इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जो फ्लूइड है, वो क्या करेगा कि कंटेनर की वॉल्स के ऊपर क्लाइंब अप होगा ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद वॉल्स के ऊपर चढ़ता जाएगा और कंटेनर से बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। और ये जीरो विस्कोसिटी की वजह से है। या फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो, अगर आप सुपर फ्लूइड के अंदर एक रोटेशन पैदा करते हो, उसको स्टीर करते हो, स्टीयरिंग का मतलब उसको हला घुमाते हो, वोर्सिस क्रिएट करते हो। तो जब आप वोर्सिस क्रिएट करोगे, उसमें स्टीयरिंग करोगे, तो इनडेफिनेट टाइम के लिए वो स्टीयरिंग होती रहेगी, वो रोटेशन होती रहेगी, अगर हमारा फ्लूइड कौन सा है, सुपर फ्लूइड है। या फिर हमारे पास क्या होता है कि टाइनी स्पेसिस में से भी ये पास कर जाती हैं। सुपर फ्लूइड क्या करता है, टाइनी स्पेसिस में से भी गुजर जाता है विदाउट एनी लॉस ऑफ वेलोसिटी, बगैर किसी वेलोसिटी में चेंज के। तो ये सुपर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं, जो कि यहां पे मजीद इसकी वजाहत की हुई है। तो अभी इसको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या होती है, अभी थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ किया भी था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मूव करता है, जैसे कि हवा के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर एक हाइट से गिर रहा है, तो इसका मतलब हवा हमारी क्या है, फ्लूइड है। तो ऑब्जेक्ट इस हवा के अंदर अगर मूव कर रहा है तो हवा उसकी मोशन को अपोज करेगी, उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगाएगी। उस रिटार्डिंग फोर्स को आप विस्कस फोर्स का नाम देते हो, या उसको ड्रैग फोर्स भी कहा जाता है, उसको ड्रैग फोर्स का नाम भी दिया जाता है, फ्लूइड फ्रिक्शन भी कह देते हैं। या फिर ऐसे भी है कि फ्लूइड रेस्ट पे है, लेकिन ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और फ्लूइड मूव कर रहा है। अगर फ्लूइड वहां पे मूव करता है तो तब भी वहां पे एक मोशन को रिटार्डिंग फोर्स आएगी, जिसे आप ड्रैग फोर्स ही कहते हो। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट और फ्लूइड के दरमियान अगर रिलेटिव मोशन आती है, कौन सी मोशन आती है, रिलेटिव मोशन होती है, तो डेफिनेटली वहां पे एक रिटार्डिंग फोर्स है, जिसे आप ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स कहते हो। अब ये जो विस्कस फोर्स है ये डिपेंड किस पे करती है। आप बाइक पे जा रहे होते हो, तो बाइक पे भी जब आप मूव कर रहे होते हो तो हवा आपकी मोशन को क्या कर रही होती है, अपोज कर रही होती है। तो वो कौन सी फोर्स है, वो ड्रैग फोर्स है, वो विस्कस फोर्स है। अब ये विस्कस फोर्स डिपेंड किस पे करती है, सिर्फ हवा की फोर्स नहीं, इवन पानी के अंदर भी आप किसी चीज को फेंको तो वो जब मूव करना चाहेगा तो पानी उसकी मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। आप जरा पानी के अंदर भाग के देखो, पानी के अंदर भागना मुश्किल है,
क्योंकि पानी हमारे ऊपर ज्यादा रिटार्डिंग फोर्स लगा रहा है, ज्यादा विस्कस फोर्स लगा रहा है एज कंपेयर टू एयर। तो जब भी फ्लूइड के अंदर मोशन आएगी तो वहां पे ड्रैग फोर्स आएगी, विस्कस फोर्स आएगी। अब ये विस्कस फोर्स डिपेंड किस पे करती है? डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एक है फ्लूइड की विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, अगर फ्लूइड ज्यादा विस्कस है तो ये ड्रैग फोर्स भी ज्यादा होगी। जैसे कि आप देखते हो कि हमारे पास पानी के अंदर अगर आप मूव करते हो या हवा के अंदर मूव करते हो, दोनों में ज्यादा मुश्किल किस में है? पानी के अंदर है। क्यों? क्योंकि पानी की विस्कोसिटी ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, ड्रैग फोर्स की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा है शेप। शेप पे भी डिपेंड करती है। अगर आप एक स्फीयर लेके जा रहे हो, फुटबॉल टाइप चीज को, बाइक पे खड़े बैठे हो और फुटबॉल को ऐसे उठाया हुआ है और मूव करा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, तो फुटबॉल के ऊपर यहां पे रिटार्डिंग फोर्स है, ड्रैग फोर्स है। अब उस फुटबॉल की बजाय आप एक फ्रेम टाइप चीज ले लो और फ्रेम को ऐसे पकड़ा हुआ है, अब शेप चेंज की है आपने, तो बताओ किसके ऊपर ज्यादा ड्रैग फोर्स होगी? डेफिनेटली फ्रेम के ऊपर होगी, क्योंकि उसका फेसिंग एरिया ज्यादा है। जितना ज्यादा एरिया एयर को फेस करेगा, ड्रैग फोर्स भी ज्यादा होगी। तो शेप को चेंज करके इस एरिया को चेंज किया जा सकता है, तो ड्रैग फोर्स को चेंज किया जा सकता है। तो ड्रैग फोर्स शेप पे भी डिपेंड करती है। इसके अलावा साइज पे भी डिपेंड करेगी। एक छोटा फ्रेम लेके जा रहे हो हवा के अंदर और फिर एक बड़ा फ्रेम लेके जाते हो, एक ही स्पीड के साथ लेके जाते हो बाइक पे, तो जिस केस में फ्रेम बड़ा होगा उस केस में ड्रैग फोर्स भी ज्यादा होगी। तो साइज भी आ गया। इसके अलावा स्पीड भी मैटर करती है। बाइक पे स्लो मूव करोगे तो ड्रैग फोर्स कम होगी, फास्ट मूव करोगे तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। तीसरी एक और चीज भी होती है, ओरिएंटेशन। जैसे कि आप ये देखते हो कि अगर ये फ्रेम ऐसे लेके जाएं तो ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी, और अगर इस तरह से बाइक पे लेके जा रहे हैं तो फिर ड्रैग फोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि इसका जो एयर को फेसिंग एरिया वो क्या हो गया? कम हो गया। तो इस तरह से ड्रैग फोर्स ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करती है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपने ड्रैग फोर्स के हवाले से अंडरस्टैंड किए। इसके बाद अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये कुछ फिगर्स दिखाई हुई हैं, क्योंकि ड्रैग फोर्स से अवॉइड नहीं किया जा सकता। हवा तो मौजूद है, तो यहां पे हमारी व्हीकल भी चल रही हैं, एरोप्लेन भी चल रहे हैं। तो अब इनकी फिर अगर इनको बहुत ज्यादा हाई स्पीड से जाना है तो इनकी डिजाइनिंग की जाती है, इनकी शेप ऐसी बनाई जाती है कि इनका जो एयर के लिए फेसिंग एरिया वो कम हो जाए, और अगर वो कम हो जाएगा तो इस तरह से हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और वो ज्यादा हाई स्पीड के साथ ट्रेवल कर पाएंगे। तो इस डिजाइन को, ये जो स्पेशल डिजाइन किया जाता है एयर वगैरह को देख के, उसे स्ट्रीमलाइन डिजाइन कहते हैं। क्या नाम देती है? स्ट्रीमलाइन डिजाइन। जैसे कि ये रेसिंग कार देखो, इसकी शेप इस तरह से बनाई जाती है ताकि हमारे पास जो है वो इसमें ड्रैग फोर्स की वैल्यू कम हो जाए। ये स्ट्रीमलाइन डिजाइन है। ऐसे ही जो हमारे प्लेन है, एरोप्लेन जो बहुत हाई स्पीड से जाते हैं, उनकी भी शेप इसी तरह से एडजस्ट की जाती है, उनका भी स्ट्रीमलाइन डिजाइन बनाते हैं। इसके अलावा जो साइकिलिस्ट होते हैं, ये भी जब साइकिलिंग कर रहे होते हैं तो अपने आप को थोड़ा झुका लेते हैं, लीनिंग स्टेट में आ जाते हैं, और खास लिबास पहना होता है ताकि वहां पे जो ड्रैग फोर्स है उसकी वैल्यू कम से कम हो जाए। तो ये भी एक स्ट्रीमलाइन पोजीशन बनती है। कौन सी पोजीशन है? स्ट्रीमलाइन पोजीशन है, जिसमें ड्रैग फोर्स मिनिमाइज हो जाती है। तो ये आपने ड्रैग फोर्स के हवाले से डिस्कशन की कि ड्रैग फोर्स को कैसे प्रिवेंट किया जाता है। मुकम्मल तौर पर तो खत्म नहीं किया जाता, बल्कि उसके लिए जो है वो आप देख रहे हो कि डिजाइन ऐसे बनाए जाते हैं कि ड्रैग फोर्स के जो इफेक्ट है वो कम से कम हो। अच्छा, अब ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट करना हो, हर तरह की शेप के ऊपर ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। हर तरह की शेप के ऊपर ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। तो फिर स्टॉक एक साइंटिस्ट था, उसने ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट करने की बात की, लेकिन उसने जो कैलकुलेशन की वो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर की। तो इसलिए स्टॉक्स ने हमें फार्मूला तो दिया, लेकिन वो फार्मूला सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। और जो भी उसने कैलकुलेशन की, जो भी उसने काम किया, उसको एक लॉ की फॉर्म में प्रेजेंट किया, जिसको आप स्टोक्स लॉ का नाम देते हो। क्या नाम देते हो? स्टोक्स लॉ का नाम देते हो। इसके मुताबिक यह है कि जब भी आपके पास कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, फ्लूइड के अंदर मूव करता है, किसके अंदर मूव करता है? फ्लूइड।
जैसे एयर वगैरह है या वाटर है, तो इस स्फीयर का अगर रेडियस आर है, ठीक है, और ये वी वेलोसिटी के साथ फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है, और ऐसे फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है जिसकी विस्कोसिटी ईटा है, जिसकी विस्कोसिटी ईटा है, तो तब इस पे लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है, एक तो वो विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और दूसरा यहां पे हमारे पास इसके साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा रेडियस होगा, ड्रैग फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी। और तीसरा विस्कोसिटी है, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी फ्लूइड की, ड्रैग फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो ये तीन फैक्टर जो है वो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए डिस्कस किए गए हैं। अब शेप चूंकि यहां पे स्पेसिफाई कर दी है, तो शेप वाला फैक्टर यहां से स्किप हो जाएगा। तो ये पीछे जो हमने शेप की बात भी की थी कि ड्रैग फोर्स शेप पे भी डिपेंड करती है, शेप तो हमारी फिक्स हो गई, इसलिए शेप वाली बात नहीं, बाकी जो चार फैक्टर है, तीन फैक्टर रह गए, उन पे ड्रैग फोर्स डिपेंड कर रही है। और इस तरह से सबको कंबाइन करके हमारे पास फाइनल एक क्वांटिटेटिव फॉर्म बन रही है, जिसको हम बोल रहे हैं 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। इट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ड्रैग फोर्स बट ऑन द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, बट ऑन द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है, बल्कि ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि जो स्टोक्स लॉ है, इट इज एप्लीकेबल फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, ये जो हमारे पास ड्रैग फोर्स है, इसकी बेस पे आप टर्मिनल वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एयर में या फ्लूइड में वर्टिकली फॉल करता है, तो वहां पे दो फोर्सेस आती हैं। जैसे कि स्काई डाइवर होते हैं, जब ये ऊपर से जंप करते हैं तो ग्रेविटी तो उन पे लग ही रही है, लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ मूव करेंगे तो उनके ऊपर क्या आ जाएगी, ड्रैग फोर्स भी आ जाएगी, जो कि हमारे पास किसके बराबर होती है, 6 पाई ईटा आर वी। और ये ड्रैग फोर्स स्पीड पे डिपेंड कर रही है, इस पे डिपेंड कर रही है, स्पीड पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो हमारे पास ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाती है, और एक स्टेज आती है कि ड्रैग फोर्स ग्रेविटी के बराबर हो जाती है। जब ये ड्रैग फोर्स और ग्रेविटी बराबर होगी तो उस केस में ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, और नेट फोर्स होती है एम ए, इसका मतलब एम ए जीरो के बराबर। और अगर एम ए जीरो है तो ए हमारे पास जीरो हो जाएगा, यानी उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। लेकिन चूंकि ये नेट फोर्स उस वक्त जीरो होगी जब ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो याद रखो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी उस स्टेट को मेंटेन कर लेता है जिस स्टेट में नेट फोर्स जीरो भी। अगर रेस्ट वाली हालत में ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो उसने रेस्ट वाली स्टेट को मेंटेन कर लेना है, और अगर वो मोशन वाली हालत में नेट फोर्स जीरो भी है तो ऑब्जेक्ट ने अपनी उस मोशन वाली वेलोसिटी को मेंटेन कर लेना है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करते रहना है। तो यहां पे जो कि मोशन वाली स्टेट में हमारे पास नेट फोर्स जीरो भी है, इसलिए वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। इसके बाद वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। यही वजह है कि जो डाइवर होते हैं, जो पैराशूटर जो होते हैं, वो भी क्या करते हैं कि वो जो पैराशूट बनाते हैं उसमें सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि मैक्सिमम ड्रैग फोर्स लगे और जल्दी वो टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लें, और वो वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई ना हो। अगर बहुत ज्यादा हाई होगी तो वो ज्यादा स्पीड के साथ नीचे आके गिरेंगे। तो अपने आप को इंजरी से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, ड्रैग फोर्स को शुरू में इतनी ज्यादा कर लेते हैं ताकि जल्दी वो जो ड्रैग फोर्स है वो ग्रेविटी के बराबर हो और वो स्लो स्पीड के साथ नीचे आए और फिक्स स्पीड के साथ नीचे आए। तो ये आपने टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया। अच्छा, ये जो पिछला टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया है, ये ड्रैग फोर्स का, ये वाला रिलेशन लो वेलोसिटी पे वैलिड है। जब आप हाई वेलोसिटी पे जाके बात करते हो तो जो ड्रैग फोर्स है वो सिंपली v के प्रोपोर्शनल नहीं होती। ये इसमें v है, मैंने दोनों जगहों पे ये हमारे पास यहां पे v है। तो ये वाला रिलेशन लो वेलोसिटी पे वैलिड है, लो वेलोसिटी पे। हाई वेलोसिटी पे ये सिंपल लीनियर रिलेशन नहीं होता, बल्कि v की पावर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है, जो कि हमने यहां पे डिटेल में डिस्कस नहीं करना।
बस इतना याद रख लो कि जो स्टोक्स लॉ है इट इज एप्लीकेबल एट लो वेलोसिटीज। लो बेटा अगला पॉइंट हमारा टॉपिक जो है वो अगले एसएलओ के लिए है। जो थर्ड वन एसएलओ हमने डिस्कस कर लिया कि विस्कस ड्रैग फोर्स जो है वो कैसे ऑब्जेक्ट पे लगती है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब बात करने लगे हैं नेक्स्ट सुपर फ्लूइडिटी को अंडरस्टैंड करना। सुपर फ्लूइडिटी बेसिकली फ्लूइड की एक स्पेशल स्टेट है। इट इज अ स्पेशल स्टेट ऑफ मैटर कह लो, स्पेशल स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी जीरो हो जाती है, इंटरनल फ्रिक्शन जीरो हो जाती है, लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट जीरो हो जाता है। तो यही बात यहां पे लिखी है कि सुपर फ्लूइडिटी इज अ स्पेशल स्टेट ऑफ मैटर वेयर फ्लूइड हैज नो विस्कोसिटी, उसमें किसी किस्म की कोई विस्कोसिटी नहीं होगी और फ्लूइड फ्लो करेगा विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी इंटरनल फ्रिक्शन, बगैर फ्रिक्शन के वो मूव करता रहेगा। और इसमें हमारे पास जो स्टिकनेस है, ज़ाहिर विस्कोसिटी जो कि इंटरनल फ्रिक्शन है वो स्टिकीनेस को भी जाहिर कर रही होती है। जब इंटरनल फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी तो स्टिकीनेस भी खत्म हो जाएगी, थिकनेस खत्म हो जाएगी और हमारे पास जो फ्लूइड है उसका बिहेवियर एक स्पेशल बिहेवियर हो जाएगा। अब वो बिहेवियर भी डिस्कस करते हैं। जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन जो ऑर्डिनरी फ्लूइड्स हैं उनमें तो आपको पता है कि यहां पे क्या होती है, यहां पे हमारे पास इंटरनल फ्रिक्शन है, ठीक है, विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से उनका जो फ्लो होता है वो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हो रहा होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं, ये थोड़ी एग्जांपल भी लिखी हुई है, सुपर फ्लूइड में होगा क्या कि हमारा ये जो फ्लूइड है जब इस स्टेट में आ जाएगा तो ये वॉल्स के साथ क्लाइंब अप हो जाएगा, ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगा और बाहर की तरफ अंडेलना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा और जल्दी इस कंटेनर खुद ब खुद खाली हो जाएगा। तो ये एक सुपर फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जो कि यहां पे लिखी भी है, यानी क्रीपिंग अप द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी फ्लोइंग ओवर द एजिस की तरफ फ्लो कर जाएगा और जल्दी कंटेनर को खाली कर देगा खुद ब खुद। तो ये लिखा भी है इसमें, इन अ रेगुलर फ्लूइड, जो रेगुलर फ्लूइड है उसमें तो विस्कोसिटी होती है, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड क्या करती है, वुड प्रिवेंट द लिक्विड फ्रॉम क्लाइंबिंग अप द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी कंटेनर की जो वॉल्स हैं उसके ऊपर नहीं चढ़ पाता, किसकी वजह से, विस्कोसिटी की वजह से। लेकिन जब आप बात करते हो सुपर फ्लूइडिटी की तो उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं है। विस्कोसिटी ना होने की वजह से ये डिफाइंग द ग्रेविटी, ग्रेविटी को रिजेक्ट करते हुए फ्लूइड क्या करेगा, ये वॉल्स के साथ क्लाइंब अप करेगा और कंटेनर से बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। इवन सिर्फ ये प्रॉपर्टी नहीं है, अगर आप इसको स्टिर करते हो, स्टिर करने में आप रोटेशन पैदा कर रहे हो और रोटेशन में वोर्टिसेस क्रिएट हो रही है ना, तो इनडेफिनेट टाइम के लिए वो वोर्टिसेस बरकरार रहेंगी, रोटेशन बरकरार रहेंगी। या इसके अलावा जो है हमारे पास जो सुपर फ्लूइड है ये टाइनी स्पेसिस में से भी पास कर जाएगा विदाउट लूजिंग वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी की चेंज के बगैर। फ्रिक्शनल इफेक्ट खत्म हो गया इसलिए वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी। तो ये सुपर फ्लूइड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपने अंडरस्टैंड की। लेकिन अब इसको कैसे बनाया जाता है, ये इस तरह का बिहेवियर कब होता है, कब होता है, कैसे पॉसिबल है, इस चीज की हमने अंडरस्टैंडिंग करनी है। डियर स्टूडेंट, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें फ्लूइड को एटॉमिक लेवल पे देखना पड़ेगा और एटॉमिक लेवल पे जब आप पार्टिकल्स का बिहेवियर देखते हो, एटॉमिक लेवल एक स्मॉल स्केल पे बात करेंगे और स्मॉल स्केल पे जो पार्टिकल्स का बिहेवियर होता है या एटम्स का बिहेवियर होता है वो क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन करती है। वो ऑर्डिनरी बिहेवियर नहीं होता, उसको क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो हमने अब क्वांटम मैकेनिक्स की बेस पे सुपर फ्लूइडिटी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। हम क्वांटम मैकेनिक्स को डिटेल में डिस्कस तो नहीं करेंगे, जो उसके अहम पॉइंट्स यहां पे हमारे लिए जरूरी हैं हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ एटम या किसी भी पार्टिकल का क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर क्या होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स ये स्टूडेंट्स करती क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल्स को दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करती है, जिसमें एक है फर्मियंस और दूसरा हमारे पास होता है बोसॉन्स। दो तरह के मेन पार्टिकल्स हैं जिनको क्वांटम मैकेनिक्स डील करती है। अब फर्मियंस क्या हैं,
फर्मियोन्स बेसिकली ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी जो स्पिन है ना, स्पिन इनकी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये क्वांटम मैकेनिकली एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन कर रही होती है, एंगुलर मोमेंटम को बता रही होती है। तो फर्मियोन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन हाफ इंटीजर में होती है। इसमें होती है हाफ इंटीजर में, जैसे 1/2 है या -1/2 है। तो ये एक फर्मियोन्स की प्रॉपर्टी है। और इसकी एग्जांपल्स क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ये सारे फर्मियोन्स हैं। और इसकी जो मेन चीज है कि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं फर्मियोन्स, दे ओबे द पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये किसको ओबे करते हैं? पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। अब पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि नो टू पार्टिकल्स कैन ऑक्युपाई द सेम क्वांटम स्टेट साइमल्टेनियसली। यानी दो पार्टिकल एक ही स्टेट को, एक ही क्वांटम स्टेट को ऑक्युपाई नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में। क्वांटम स्टेट का मतलब ये कह लो कि सेम एनर्जी, सेम मोमेंटम कह लो। तो सेम क्वांटम स्टेट दो पार्टिकल ऑक्युपाई नहीं कर सकते एक ही वक्त में। ये कौन कहता है? पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और हमारा ये हमारे जो फर्मियोन्स हैं, दे ओबे द पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फर्मियोन्स सेम क्वांटम स्टेट को साइमल्टेनियसली ऑक्युपाई नहीं करते। दूसरी तरफ बोसॉन्स की बात करते हैं। बोसॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन इंटीजर में होती है, जिनकी स्पिन इंटीजर में होती है, 0 है, 1 है, -1 है। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? ये हमारे पास फोटॉन्स हैं, ग्लूऑन्स हैं। फोटॉन्स लाइट पार्टिकल्स हैं, एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं ये। तो इसके अलावा ग्लूऑन्स क्या हैं? ग्लूऑन्स बेसिकली एक्सचेंज पार्टिकल है जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कार्य है न्यूक्लियस के अंदर। इवन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। तो क्वार्क्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है वो भी इन्हीं ग्लूऑन्स की वजह से होती है। या ये कह सकते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनको बनाने में पीछे रोल किसका है? वो ग्लूऑन्स का है। क्वार्क्स की हेल्प से ये ग्लूऑन जो है वो क्या कर रहा होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बना रहा होता है। खैर, हम इसकी डिटेल में भी नहीं जाएंगे। अभी इतना याद रख लो कि ये बहुत ही अहम पार्टिकल है, एक्सचेंज पार्टिकल है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का काज है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन के पीछे इसका एक अहम रोल है। इसके अलावा एटम, हीलियम एटम, ये भी एज ए बोजोन काम कर रहा है। यानी एटम भी एज ए बोजोन का फर्मियोन या बोजोन हो सकता है। वो अभी हम अगली स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका जो बिहेवियर है उसकी अगर बात करें तो दे डू नॉट ओबे द पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। यानी मल्टीपल बोजोन जो है वो एक ही वक्त में सेम क्वांटम स्टेट को ऑक्युपाई कर सकते हैं, सेम एनर्जी स्टेट को ऑक्युपाई कर सकते हैं। ये बोसॉन्स की प्रॉपर्टी है, जबकि फर्मियोन्स में ऐसा नहीं है। अब एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं कि एटम का जो बिहेवियर है वो बोसोनिक भी हो सकता है और फर्मियोनिक भी हो सकता है। और वो कौन डिसाइड करेगा? आपको पता है कि एटम है, एटम चूंकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह से मिलकर बना है। और अगर एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह हैं उन सब की स्पिन को ऐड करें और टोटल स्पिन निकालें, अगर तो वो टोटल स्पिन हमारे पास हाफ इंटीजर के बराबर हो तो उस केस में एटम फर्मियोन की तरह बिहेव करेगा, हाफ इंटीजर की फॉर्म में हो। और अगर फुल इंटीजर की फॉर्म में हो तो उस केस में वो बोसॉन की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि अगर आप हीलियम, हमारे पास हीलियम का आइसोटोप है हीलियम 3 और हीलियम 4। हीलियम 3 जो है वो एक फर्मियोन की तरह बिहेव करता है और हीलियम 4 जो है वो एक बोसोनिक नेचर रखता है। हीलियम 4 कौन सा होता है? जिसका मास नंबर 4 है। और हीलियम 3 कौन सा है? जिसका मास नंबर 3 है। अब हम हमने ये लिख भी दिया यहां पे, हीलियम 4 का बिहेवियर बोसोनिक है और हीलियम 3 का जो है वो फर्मियोनिक है। अब आते हैं यहां पे कि अब इनका जो बिहेवियर है, फर्मियोन्स और बोसॉन्स का जो बिहेवियर है, ये कलेक्टिव बिहेवियर की तरफ हम डिस्कशन करेंगे कि कलेक्टिवली इनका बिहेवियर जो है वो किस तरह का होता है। इनका कलेक्टिव बिहेवियर एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड करता है।
कि एक्सटर्नली टेम्परेचर, प्रेशर, इनकी वैल्यूज को आप एडजस्ट करके इनके बिहेवियर को ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हो। जैसा कि यहां पे भी हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास लो टेम्परेचर पे जो बोसॉन्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। डियर स्टूडेंट, जब आप लो टेम्परेचर पे बात करते हो ऐसे ऐसे मैटर की, ऐसे मटेरियल की जिसमें बोसॉन्स हैं, तो वो सारे के सारे जो बोसॉन्स हैं वो वेरी लो टेम्परेचर पे जाके सेम क्वांटम स्टेट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और सेम क्वांटम स्टेट को ऑक्यूपाई करने की वजह से वो कंडेंस हो जाते हैं सेम क्वांटम स्टेट में, और इस कंडेंसेशन को हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन कहते हैं। और जब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन होती है तो उस वक्त पूरे का पूरे सारे कलेक्टिवली जितने भी फर्मियॉन्स हैं वो जितने भी बोसॉन्स हैं वो सारे के सारे एक सिंगल एंटिटी के तौर पर काम करते हैं, एक चीज बन जाते हैं। अब उनको इंडिविजुअली नहीं देखा जाता, फिर तो लो टेम्परेचर पे उनका एक कलेक्टिव बिहेवियर हो जाता है, वो एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करते हैं। ये बोसॉन्स की बात की जा रही है। जबकि फर्मियॉन्स की अगर बात करें, फर्मियॉन्स कैसे बिहेव करती हैं लो टेम्परेचर पे, ये पहले हमने बोसॉन्स की बात की, अब हम फर्मियॉन्स की बात करेंगे। बोसॉन्स के बारे में आपने ये बात सीख ली कि हमारे पास वेरी लो टेम्परेचर पे ये सारे के सारे कंडेंस होके सेम क्वांटम स्टेट को ऑक्यूपाई करते हैं और इस कंडेंसेशन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन कहते हैं। और इसमें सारे बोसॉन्स अब कलेक्टिव बिहेवियर रखेंगे और वो बिहेवियर क्या होगा, वो एक सिंगल चीज बन जाएगी, सिंगल एंटिटी बन जाएगी। फर्मियॉन्स की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट, जो फर्मियॉन्स हैं ये तो इंडिविजुअली तो ये आपके पास सेम क्वांटम स्टेट को ऑक्यूपाई नहीं करते, ये तो हमने बात कर भी ली अकॉर्डिंग टू पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लेकिन जब वेरी लो टेम्परेचर पे जाते हैं तो यहां पे हमारे जो फर्मियॉन्स होंगे, जैसे सपोज करो हीलियम 3 के एटम्स हैं, तो वो क्या करेंगे, पेयर्स बना देंगे, पेयर की फॉर्म ले लेते हैं जिन्हें हम कूपर पेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कूपर पेयर्स। और ईच कूपर पेयर का जो बिहेवियर है वो बोसोनिक होता है। और जब बहुत लो टेम्परेचर पे जाते हैं तो ये जो पेयर हैं ये एक सिंगल स्टेट में कंडेंस हो जाते हैं, सेम क्वांटम स्टेट में कंडेंस हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह कि फर्मियॉन्स भी बोसोनिक नेचर को रख सकते हैं, लेकिन वो पेयर्स बनाने के बाद उस स्टेट पे जाते हैं। और वो पेयर, उन पेयर्स को क्या नाम दिया जाता है, कूपर पेयर्स का नाम दिया जाता है। और ये बात मैंने लिखी भी है, इवन दो द फर्मियॉन्स कैन नॉट कंडेंस इनटू सिंगल क्वांटम स्टेट, फिर भी हमारे पास यहां पे क्या है, देयर ओन दे कैन पेयर अप, ये पेयर अप हो जाते हैं। कूपर पेयर जिन्हें आप कहते हो, दे फॉर्म अ कूपर पेयर्स। और ये जो कूपर पेयर्स हैं ये बोसोनिक नेचर रखेंगे और लो टेम्परेचर पे जाके सेम क्वांटम स्टेट में कंडेंस हो जाएंगे और सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव कर सकते हैं। ओवरऑल पूरे का पूरा जो आपका मैटर है जो कि इस लो टेम्परेचर पे होगा वो एक सिंगल एंटिटी बन जाएगा, जस्ट लाइक जैसे आपने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की बात की है। अब आते हैं यहां पे सुपर फ्लूइडिटी। वो तो काफी हद तक आपने सीख लिया। सुपर फ्लूइडिटी में यही होता है कि हमारे पास जैसे हीलियम है, हीलियम 4 की अगर बात करें तो हीलियम 4 को जब बहुत ही लो टेम्परेचर पे कूल किया जाता है, तकरीबन 2.17 केल्विन टेम्परेचर पे, तो होगा क्या कि ये जो हीलियम 4 है ये बोसोनिक नेचर रखती है, ये सारे के सारे सेम क्वांटम स्टेट में कंडेंस हो जाएंगे और इस कंडेंसेशन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन कहती हैं। और ऐसे केस में कलेक्टिवली ये एक सिंगल एंटिटी की तरह काम करेंगे और इस स्टेट में जो विस्कोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, यानी विस्कोसिटी एलिमिनेट हो जाएगी। और अगर विस्कोसिटी एलिमिनेट हो गई तो जिस कंटेनर के अंदर इस सुपर फ्लूइड को रखा होगा उसकी वॉल्स को ये क्लाइंब अप करेंगे और खुद ही कंटेनर को खाली कर देंगे, अंडेला बाहर निकलता जाएगा फ्लूइड और फाइनली कंटेनर खाली हो जाएगा। या अगर वोर्टिसेस बनाई जाती हैं तो इनडेफिनेट टाइम के लिए ये वोर्टिसेस बरकरार रहेंगी। तो ये हीलियम 4 की बात हो रही है। और इसी तरह से हीलियम 3 चूंकि फर्मियॉन है तो ये पहले क्या करेंगे, लो टेम्परेचर पे जाके कूपर पेयर बनाएंगे और वो फिर कूपर पेयर का बिहेवियर बोसोनिक होता है और वो सारे बोसोनिक कूपर पेयर्स कंडेंस होंगे सेम क्वांटम स्टेट में और सिमिलर टू बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन।
और इस तरह से एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करेंगे, और इस तरह से ये भी क्या बनेगा, सुपर फ्लूइड। तो हीलियम 3 से भी सुपर फ्लूइड बन सकता है और हीलियम 4 से भी सुपर फ्लूइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हीलियम 3 के सुपर फ्लूइड बनने का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और हीलियम 4 जो है वो आसानी से बन जाता है। जबकि हीलियम 3 को सुपर फ्लूइड बनाने के लिए बहुत ही लो टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा, 0.0025 केल्विन टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर। तो ये आपने देखा कि हमारे पास जो सुपर फ्लूइड है उसके बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। उसके लिए आपने देखा कि फर्मियन से भी सुपर फ्लूइड बन सकता है, और बोसॉन जो है वो भी सुपर फ्लूइड बना सकते हैं। और उसके लिए बोसॉन्स की बात करेंगे तो वो आपने देख लिया कि वो कंडेंस इन द सेम क्वांटम स्टेट एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। और फर्मियन में पेयर्स बना के वो एक सिंगल स्टेट में कंडेंस होते हैं। अच्छा, ये एक फिगर भी बनी हुई है, इस फिगर में ये वीडियो है, वीडियो को जरा ऑन कीजिएगा। इसमें ये सुपर फ्लूइड है, और आप देखोगे कि इसमें ये सुपर फ्लूइड जो है ये ड्रॉप हो रहा है, ये वॉल्स के साथ क्लाइंब अप करके बाहर निकल रहा है। तो ये सुपर फ्लूइड की इमेज जो है वो मैंने यहां पे ऐड कर दिया ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि सुपर फ्लूइड का बिहेवियर किस तरह का है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।